हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाईवे पे स्वागत है। आज हम लोग एक नई कविता क्लास 9th यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड बोथ में ये चलती है, उसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। इस कविता को विलियम बटलर ईट्स जी ने कंपोस्ट किया। इनको शार्ट में W.B. ईट्स के नाम से जाना जाता है। कविता को पढ़ने से पहले थोड़ा हम पोएट के बारे में जान लेते हैं। विलियम बटलर ईट्स जो थे वो पॉपुलरली नोन एज W.B. ईट्स, W.B. ईट्स के नाम से जाने जाते थे, जैसा कि पहले बताया। इज अ ग्रेट आयरिश पोएट, एडिटर, एसेइस्ट एंड प्ले राइटर। He was born on 13 June 1865. His father was a well-known painter. इनके पिताजी बहुत अच्छे पेंटर थे, फेमस पेंटर थे। He was a God-gifted genius and his environment helped him so much. विलियम बटलर ईट्स के पास विचित्र प्रतिभा थी, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त प्रतिभा थी, और इनका जो एटमॉस्फेयर था जहाँ पे ये रहते थे वह भी इनके लिए बड़ा ही सहायक था। ही आल्सो फाउंडेड अ थिएटर, द एबी थिएटर। इनको थिएटर ज्वाइन करने का अवसर मिला जीवन में, जिसका नाम एबी थिएटर है, एंड रिमेन्ड वन ऑफ हिज डायरेक्ट थ्रू आउट हिज लाइफ। उसमें पूर्ण रूपेण ये जीवन भर जुड़े भी रहे उस थिएटर में। ईट्स के बारे में कहा जाता है कि इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया, 1923 में दिया गया। ही इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। ही डाइड ऑन 28 जनवरी 1939। अब अगर हम कविता को पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा कविता के बारे में भी बात कर लेते हैं। इनिसफ्री इज़ द नेम ऑफ अ क्वाइट प्लेस। एक ऐसे स्थान का नाम है जो बड़ा ही शांत स्थल के रूप में जाना जाता है। क्वाइट प्लेस है वो जहाँ पर शांति है, एक द्वीप है, चारों तरफ पानी है, और उस द्वीप को विलियम बटलर ईट्स जी ने इनिसफ्री नाम से बताया है कि वो द्वीप है। आगे देखते हैं कविता जिस पर आधारित है। Where the poet as a boy spent a lot of time, जहाँ पर कवि जब छोटे थे इन्होंने अपना बहुत सारा जीवन बिताया। Now living in a city full of artificiality and frantic activity, अब ये शहर में रह रहे हैं जो आर्टिफिशियल शहर है, जहाँ पर एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो बहुत ही भाग दौड़ की ज़िंदगी है, नॉइजी है। He deeply longs for the peace of Innisfree. वो इनिसफ्री के शांति को मिस करते हैं इस कविता में, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। He wants to go there. The poem is a musical lyrical poem. यह पोएम जो है म्यूजिकल लिरिकल पोएम है। He had spent his childhood in that place, so he wanted to go there. He expresses his desire in these lines. Let us read the poem. आइए पोएम पढ़ते हैं। The Lake Isle of Innisfree by William Butler Yeats. First line of the poem: I will rise and go now. Poet says here that I will rise and go now. मैं अभी उठूँगा और चला जाऊँगा। कहाँ चला जाऊँगा? टू इनिसफ्री। मैं इनिसफ्री चला जाऊँगा जहाँ पर मेरा बचपन बीता। दैट प्लेस इज फुल ऑफ पीस, मेंटल पीस, ऑल टाइप ऑफ नेचुरल पीस। तो पोएट कहता है कि मैं वहाँ पर उठूँगा और अभी चला जाऊँगा। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर। कभी कह रहा है कि मैं वहाँ पर एक छोटी सी केबिन बनाऊँगा, एक छोटी सी कुटिया बनाऊँगा, एक छोटा सा भवन बनाऊँगा, घर बनाऊँगा। ऑफ क्ले एंड वाटल्स मेड। मैं कीचड़ से, बांस से, लकड़ी से मिला करके मैं वहाँ पर मिट्टी से, टहनियों से, टट्टरों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा, एक केबिन का मैं निर्माण करूंगा। मैं अभी उठूंगा और चला जाऊंगा।
अगली लाइन में कवि बताता है कि मैं वहाँ पर जब जाऊँगा तो एक झोपड़ी बनाने के बाद मेरा पहला काम क्या होगा, उसको इस लाइन में इसने कहा, 9 बीन रोज बिल आई हैव दियर अ हीप फॉर द हनी बी आई विल सो द बीन। मैं वहाँ पर सेम के पौधों को बोऊंगा, रोपित करूँगा, लगाऊंगा। और वो कितने होंगे, 9 बीन होंगे। वो 9 पौधे होंगे, 9 जगह मैं सेम के पौधों को लगाऊंगा। और क्या करूँगा, कभी कहता है अ हीप फॉर द हनी बी, और शहद के लिए छत्ते होंगे जहाँ पर मैं इन पंक्तियों को, सेम के पौधों को लगाऊंगा। वहाँ पर शहद के लिए छत्ते होंगे, हनी बीज आएगी और वहाँ पर मैं रहूँगा। एंड लिव एलोन इन द वी लोड ग्लेड। कभी कहता है कि मैं वहाँ पर फिर अकेले रहूँगा और मधुमक्खियों का गुंजार होगा, खुले स्थान में मैं अकेले रहूँगा। आई विल गो एट वंस टू द लेक ऑफ द इनिस्फ्री। मैं इनिस्फ्री जा रहा हूँ, मैं वहाँ रहूँगा, मैं अपना समय अब बर्बाद नहीं करूँगा। ही सेज दैट ही वांट्स टू गो टू इनिस्फ्री। Over there, he will build a small room for himself with clay and small sticks, which are used to make the wall of a fence of the cabin, as he will need some food to eat also. So he will grow 9 rows of bean near his room. वहाँ पर रहने पर कुछ खाने की ज़रूरत होगी, तो कह रहा है कि मैं सेम के पौधों को भी उगा लूँगा। और क्या करूँगा, आल्सो ही विल गेट द हनी फ्रॉम द हनी बी हीप। ही सेज दैट द ओपन स्पेस वेयर ही विल बिल्ड हिज रूम विल बी फुल ऑफ द बुजिंग साउंड ऑफ द बीज। ऑन ओवर देयर ही विल लिव ऑल एलोन इन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। मैं वहाँ पर अकेले रहूँगा, फुल शांति होगी, पूरा आनंद होगा। मैं अब इनिस्फ्री चला जाऊंगा। मैं शहर के जीवन से ऊब चुका हूँ, भर चुका हूँ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। आगे पंक्ति में देखते हैं, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। मेरे पास वहाँ मेंटल पीस होगी। व्हेन आई विल स्टार्ट टू लिव देयर आई विल हैव सम पीस देयर। जब मैं वहाँ रहना शुरू करूँगा तो मेरे पास मेंटली पीस होगी। फिर क्या है, फार पीस कम ड्रॉपिंग स्लो। और वह आनंद, वह शांति कहाँ से आएगी उसको भी बता रहा है कवि। क्या कहता है, फार पीस कम्स, मुझे जो शांति आएगी वो आएगी, कहाँ से आएगी, कम्स ड्रॉपिंग स्लो, धीरे धीरे आएगी, गिरते हुए चीज से। क्या गिरते हुए चीज से, गिरती हुई शांति धीरे धीरे आएगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई विल लिसन द सॉन्ग ऑफ द क्रिकेट हु सिंग्स होल नाइट। बहुत सुबह मैं सुनूंगा कि जब क्रिकेट कीड़ा गाता है, झिंगुर गाता है, क्रिकेट मीन झिंगुर कीड़ा होता है, हिंदी में कहते हैं, तो वहाँ से मुझे शांति आएगी, उस शांति को मैं फील करूँगा। आई विल फील दैट पीस ऑफ माइंड व्हेन आई लिसन द सॉन्ग ऑफ द क्रिकेट। अगले पंक्ति में देखते हैं, देयर मिडनाइट्स ऑल आ ग्लिमर एंड नून। और रात्रि में, आधी रात्रि में, रात को मंद प्रकाश होगा। देयर मिडनाइट ऑल द ग्लिमर एंड नून आ पर्पल ग्लो। आधी रात में मंद प्रकाश होगा और दोपहर में पर्पल ग्लो होगा, गुलाबी होगा। जब मैं जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ जाने की, इनिस्फ्री द्वीप पर, इनिस्फ्री जगह पे रात्रि में जो है मंद प्रकाश होता है और दोपहर के समय गुलाबी प्रकाश होता है। मैं वहाँ पे चला जाऊँगा, मैं अब यहाँ नहीं रुकूँगा,
मुझे जाना है, मुझे वहाँ पे रहना है। He says that when the male cricket insect will sing a song, the sound will bring him at peace. Also at the midnight when he will see the twinkling star in the open sky, their sign will give him peace. रात में चमकते हुए तारों को देख के शांति मिलती है, उस शांति के लिए मैं वहाँ चला जाऊँगा। In the afternoon when the sunlight will give a purple glow, it will also give him peace. जब दोपहर में गुलाबी प्रकाश होगा तब भी मुझे शांति मिलेगी। And evening full of insects wings. और शाम का दृश्य कैसा होगा? कवि कहता है ड्यूरिंग द इवनिंग व्हेन ही विल सी द insect bird flying in the sky, then also he will feel peaceful life. तो वो पीसफुल लाइफ तब भी फील करेगा जब बर्ड्स को उड़ते हुए शाम के समय देखेगा। अगला स्टेंजा, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। द पोएट वांट्स टू गो देयर फॉर परमानेंट लिविंग देयर। वहाँ हमेशा रहने के लिए जाना चाहता है, नॉट फॉर सम डेज, कुछ समय के लिए ही नहीं। ही सेज हियर आई विल गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। मैं दिन रात के लिए चला जाऊंगा। He will stand up and go in free because all the time the sound of the lake, waters, stream and source repeats in his mind. पोएट जो है वहाँ जाना चाहता है और अपना कारण बताता है। क्या बताता है? आई हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। पोएट कहता है कि हर समय मैं सुनता हूँ, क्या सुनता हूँ? लेक वाटर स्ट्रिंग द सोर्स रिपीट्स इन हिज माइंड। मेरे माइंड में हमेशा समुद्र की उठती हुई लहरें जो आती हैं और किनारे से टकराती हैं, जो ध्वनि उत्पन्न होता है, उनको मैं याद करता हूँ, उन्हें मैं सुन रहा हूँ, वो मुझे बुला रही हैं, मैं चला जाऊँगा। साउंड्स बाय सोर्स व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे। फिर कभी कहता है कि मैं हमेशा के लिए तो जा रहा हूँ, मैं सड़क के मार्ग पर या सड़क की भूरी पटरी पर खड़ा होता हूँ। आई स्टैंड ऑन द रोडवे आर ऑन द पेवमेंट ग्रे। मैं वहाँ पे जाने के लिए सड़क मार्ग पर या भूरी पटरी पर खड़ा होता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। आगे लाइन देखते हैं। आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। मैं यहाँ पर सुन रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ? वह ध्वनि मुझे सुनाई दे रही है जो मेरे हृदय को आनंदित कर रही है, मेरे दिल को छू रही है, मुझे बुला रही है। पोएट कहता है व्हेर एवर आई स्टैंड ऑन द रोडवे आर ऑन द ग्रे कलर्ड पेवमेंट, आई हियर द डीप इनर मोस्ट पार्ट ऑफ माई हार्ट। मैं उस गहराई को हृदय से सुनता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी कविता है। कविता में जो कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें हैं उनको भी जान लेते हैं। इस पोयम में अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। हिंदी में इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब पोएट ये लाइन देता है हनी बी रिपीट करता है तो वहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। आपने अनुप्रास अलंकार हिंदी में पढ़ा होगा। जब व्यंजनों की आवृत्ति होती है, कोई व्यंजन अक्षर बार बार रिपीट होता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। उसी को इंग्लिश में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अगर हम राइम स्कीम की बात करें तो इसमें ए बी राइम स्कीम मिली हुई है। अच्छा, दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है वो है रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच। इसको अगर हम हिंदी में देखते हैं तो पुनरावृत्ति अलंकार कहते हैं, दोहराव अलंकार कहते हैं। जब कभी कहता है मैं उठूँगा, अभी मैं जाऊँगा, ठीक है, तो वो बार बार कहता है ना, आई विल गो इन फ्री, आई विल गो इन फ्री, आई विल राइज। तो ये दोहराव या पुनरावृत्ति अलंकार है। अच्छा, तीसरा फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पर
बहुत सारी चीज़ों को इनिसफ्री लेक के किनारे बहुत सारी चीज़ों को मानवीकरण कर लिया गया है, पर्सनिफाइड कर लिया गया है। पर्सनी फिगर ऑफ स्पीच कब होता है पर्सनिफिकेशन? जब किसी निर्जीव चीज़ को सजीव मान लिया जाता है, तो वहाँ पे पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। यहाँ पर कई निर्जीव चीज़ों को सजीव मान लिया गया है। मेटाफर भी है, मेटाफर रूपक अलंकार होता है। क्लाउड्स आर कंपेयर्ड टू वेल्स, यहाँ पर क्लाउड्स को घूंघट से कंपेयर किया गया है, उनकी तुलना घूंघट से की गई है। यह भी फिगर ऑफ स्पीच इसमें है। थैंक्स स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू शुड रीड इट एंड all of you are requested by me to share among your WhatsApp friends, to your school friends, and subscribe my channel. Thank you.